हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन अड्डा में। तो जैसा कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, तो चलिए अपनी तैयारियों को थोड़ा और तेज़ी से बढ़ाते हैं। आज मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जीके का बताऊंगा, जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है। लगभग 2020 में भी पूछा गया था। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जीके तथा इसके पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण और 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी की सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। भी सही है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो में ही ये जो है, इसमें धान्यागार के विशेष अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए माना जाता है कि धान्यागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के थे या शाक्य वंश के थे, कुरु वंश के थे, यात्रिक वंश के थे। तो बुद्ध का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, सभी जानते हैं, वो कपिल वंश के राजा थे। तो ये जो गौतम इनका लिखा जाता है, ये गौतम इनका जो होता है ये गोत्र था। ये गौतम इनका गोत्र था और इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और शुद्धोधन के पिता का नाम था शाक्य। तो ये किस वंश से संबंधित हुए, ये संबंधित हुए शाक्य वंश से। इसमें ऑप्शन भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, वैशाली में आयोजित की गई, कश्मीर में आयोजित की गई, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद की प्रथम वर्षा ऋतु में, पहले राजगृह में बिहार में हुई थी। तो इसी बौद्ध परिषद का आयोजन एक बुद्ध की महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये किया गया था कहाँ, वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, राजगृह में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, और आप लोग वीडियो देखने से पहले या क्वेश्चन हल करने से पहले एक काम कीजिएगा कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, इसको आप जो ऑप्शन आपको आ रहा है, जितना क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं उसमें जो आपको आ रहा है वो आप पहले से मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको सॉल्व करके टिक लगा के रखिए और उसको काउंट करते चलिए कि आप कितना क्वेश्चन अपने आप से कर पाते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको अपने आप में एक वो लग जाएगा, आंकड़ा लग जाएगा, कहने मतलब जो कि हम कितना कर सकते हैं पेपर में, हमारा कितना क्वेश्चन मैं अपने आप से हल कर सकता हूँ, किस सब्जेक्ट का हमारा कितना तैयार हुआ है। तो ऐसा करने से आपका ये आपका मजबूत हो जाएगा, आप अपने आप में एक दृढ़ हो जाएंगे। तो चलिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है ये, आपको कलिंग युद्ध का किस किस के बीच में हुआ था। तो ये कलिंग युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग के राजा चैत्रराज के बीच। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये भुवनेश्वर से जो दक्षिण नदी में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये किस वर्ष में लड़ा गया था, जो कि लड़ा गया था 261 BC। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है, ए सही है, तो 261 BC। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो इन्होंने कहाँ प्राप्त किया, अब भगवान महावीर की मृत्यु 468 में हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी, अब पावा में हुई थी, वैशाली में हुई, सारनाथ में हुई थी, श्रवण बेलगोला में हुई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है, तो आप जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है उसका आप नोट करते चलिए, बाद में काउंट करके बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन हल कर पाते हैं। तो ये जो ये इनका हुआ था, ये पावा में इन्होंने इनका वो हुआ था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो किनके सिक्के प्रेम के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। अब उस
काल में कौन थे? तो उस समय समुद्रगुप्त जो थे वो इसी इसे जो बोला जाता है मौद्रिक प्रणाली, मतलब इसके पिता थे। तो भारत को जो सोने की चिड़िया थी उनका नाम पहले गुप्त वंश का इतिहास उसके सिक्कों के रूप में दिखाई देता था। अब इस वंश के चांदी सोने तथा जो भी बनते थे इनका इनके सिक्के जारी का वजन जो था 144 ग्राम था। तो कितना, तो ये कौन करते थे, कौन प्रेम दर्शाते थे? तो वो थे गुप्तों के। तो ये किस वंश में हुआ था? गुप्त वंश में। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? तो भारतीय नेपोलियन जो कि काफ़ी नेपोलियन मशहूर माना जाता है, तो उसी के नाम पर भारतीय नेपोलियन कहा गया। तो भारतीय नेपोलियन जो था वो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु तो होगा नहीं, जो कि उस समय का कोई ऐसा नाम ही नहीं था। तो हमारा क्वेश्चन जो होगा, ये गुप्त राजवंश के पहले जो चौथे, पहले का कौन था, दूसरा कौन था, चौथा कौन था, इस तरह से। फिर जो इसमें समुद्रगुप्त थे वो गुप्त राजवंश का जो महानतम राजा थे, तो उन्हें ही भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, जो कि आपको दिखाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिहिर भोज राजपूतों में से किस कुल से संबंधित थे? तो मिहिर भोज किस कुल से संबंधित थे? अब मिहिर भोज कितने दिन तक शासन किया और उनका जो मूल नाम ये मिहिर कहा जाता है, उनका जो अस्थाई नाम था, उसके बाद में ये किस कुल से संबंधित थे? तो वो था प्रतिहार। तो ये कुल इनका था प्रतिहार कुल, क्योंकि जो ये थे बहुत समय के बहुत महानतम राजा थे। मिहिर भोज बहुत महानतम राजा थे, तो इसलिए प्रतिहार कुल के ये थे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना, तो कौन थे? वो थे मिहिर भोज। इनको शॉर्टकट में भोज भी कहा जाता है, भोज, जो कि उस समय के महानतम राजा थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, वो है मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? अब विद्यापति, जयदेव, वेद व्यास, विष्णु शर्मा। तो आप लोग काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। तो ये थे जयदेव। कौन थे? जयदेव, इसलिए इसमें ऑप्शन भी हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनवाया? अब पुराना किला, नया किला, ये तो अधिकतर हर पेपर में ऐसे पूछा जाता है। तो पुराना किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तो पुराने किले में, तो पुराना किला जो था वो शेर शाह ने बनवाया था। पुराना किला शेर शाह ने बनवाया था, ऑप्शन बी सही है। तो पुराने किले में 3 दरवाजे थे, हुमायूं दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा और 12 दरवाज़ा। और इसे किस वर्ष में बनवाया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो वो बनवाया गया था 1541 में। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट बनाते चलिए। तो ये कब बनवाया गया था? 1541 में, कभी भी पूछा जा सकता है किसी पेपर में। तो निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? अब पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? अब अंग्रेज आए एक बार में तो सब आए नहीं होंगे, बारी बारी आए होंगे। थोड़ा पहले एक आदमी आया होगा, फिर 2 आया होगा, इसी तरह से वो राज करते चले गए। तो पहले जहाज से जो आया था वो था, हमारा जो जहाज आया था वो था रेड ड्रैगन। ऑप्शन सी जो है वो रेड ड्रैगन था। अब वो अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आया था।
जो वो इसी जहाज़ी बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। कई जहाज आए थे, वो उसको चलाने वाला कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में चलाया गया था, आया था यहाँ पे। तो इसलिए कौन सा जहाज आया था? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन कब लिखा गया था? अभी तो लगभग सभी लोग जानते हैं जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है। तो अभी कब लिखा गया था? ये जो लिखा गया था राष्ट्रगान, ये लिखा गया था जनवरी 1912 में। ऑप्शन ए इसमें सही है, जनवरी 1912। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? सर्वप्रथम जनगण मन किस नाम से प्रकाशित हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जनगण मन किस नाम से प्रकाशित हुआ। तब जैसे कुछ लिखा जाता तो उसके कई नाम होते हैं, तो उसी तरह इसका भी नाम रखा गया था। तो इसका जो नाम था वो था भारत भाग्य विधाता, जो कि हमारे जनगण मन में आता है, जो सेकंड लाइन में ही है, शुरुआत में ही है। तो जैसा हम जानते हैं, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? पहला तीर्थकर पार्श्वनाथ ऑप्शन है, महावीर स्वामी है, ऋषभदेव है, अजितनाथ है। तो पहला जो तीर्थकर माना जाता है, अब कौन माना जाता है? अब आप लोग गेस करिए, रिपीट करिए, लिखिए। तो पहले इसमें जो ऑप्शन है वो है हमारा सी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही जो जैन धर्म का पहला तीर्थकर माना जाता है। ये छांग वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, कौन सा संग्रह है? उपन्यास, नाटकों, कविताओं, छोटी कहानियों का? गीतांजलि किसका संग्रह है? अब गीतांजलि जो लिखा गया था वो कविता के रूप में लिखा गया था। तो हमारा क्या है? ये ऑप्शन सी सही है, कविताओं का। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? टेलीग्राफ लाइन पहली बार कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो अब टेलीग्राफ जो है वो पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? अब टेलीग्राफ किस सन में शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो टेलीग्राफ जो शुरुआत हुआ था वो 1853 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो ये जो है कोलकाता से आगरा मुंबई को जोड़ते हुए जो है चेन्नई तक बिछाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? जैसे हमारे देश में संविधान लिखने वाले BR अम्बेडकर हैं, तो हमारे देश का संविधान लिखा, इतना कुछ लिखा है जो लिख के एक उसमें बंद है, उसमें से हम उसी के सहारे चलते हैं। लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई संविधान नहीं है, तो वो देश है जो कि UK, जिसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। हमारे देश पर कई वर्षों तक राज किया था। तो वहाँ पर जो है संविधान नहीं है, कोई लिखित रूप में संविधान नहीं। जैसे संविधान है, हर देश का कोई ना कोई रूल होता है, बट वहाँ पे कोई संविधान लिखित तौर पे कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से मिलती? अब प्रेस वाले होते हैं, ये कहीं पर भी किसी जो अधिकारी हो या कहीं पर, तो ये सबसे पहले पहुंचते हैं और इनको पूरा फुल जो होता है फ्रीडम होते हैं। ये किसी से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इनको किस अनुच्छेद से इनको आज़ादी मिलती है? ये अनुच्छेद जो होता है 19, इनको अनुच्छेद 19 के अनुसार इनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कितनी बार घोषणा की है? ये केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो ऐसा तो है नहीं कि कभी ये आपातकाल की घोषणा न हुई हो, आपातकाल आया न हो। तो जो आपातकाल की घोषणा अब तक भारत में हुई है वो अभी तक हुई है 3 बार। अब 3 बार कब कब हुई थी? अब
जैसा कि बताया जा रहा है कि एक हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में, जो कि उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। अब अगला जो हुआ था वो था 3 दिसंबर 1971 में। ये दो हो गया। और तीसरा जब लागू हुआ था वो था 25 जून 1975, जो कि आंतरिक अशांति के कारण हुआ था। मतलब कि खुद के जब जैसा इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ अशांति फैलाए हुए हैं कुछ लोग, तो इसी तरह उस समय भी था। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, उसमें उतनी पावर होती है, प्रधानमंत्री में होती है, या लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है कि जो कि जैसे राष्ट्रपति को सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जैसा कि अपने देश में प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, तो वैसे जो होता है राष्ट्रपति के पास दोनों संसद बुलाने का शक्ति है, या चाहे संसद भवन हो या कोई भवन हो, वो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? वो है हमारा ए, राष्ट्रपति दोनों सदनों का बुला सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जैसे चुनाव के लिए अपने देश में हर चुनाव होता है, हर एक पद के लिए होता है। तो राष्ट्रपति के लिए होता है, लेकिन अपने देश में राष्ट्रपति के लिए ये पोलिंग नहीं होती, ये इलेक्शन नहीं होता। उनको वही नेता लोग चूज करते हैं। तो कितनी बार वो अपने देश में जो है ये इलेक्शन में खड़े होने के लिए फुल फ्रीडम है, चाहे जितनी बार आप खड़े हुए, हारिए जीते उससे मतलब नहीं, लेकिन आप जितनी बार चाहें उतनी बार खड़ा हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो है इनमें डी सही है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, सी लिखा है, बट ये ऑप्शन डी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले कौन पहले भारतीय थे? अब पहले भारतीय थे कहने मतलब कि इससे पहले जो थे वो अंग्रेज रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज राज करते थे। तो केंद्रीय विधानमंडल का पहले भारतीय जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? अब योजना आयोग क्या है, इसका अध्यक्ष कौन है? अब योजना आयोग जो होता है ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। तो योजना आयोग ये प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया जाता है, या की गई थी पहले। जो ये की गई थी ये 15 मार्च 1950 में की गई थी। तो किसके द्वारा, कौन इसका अध्यक्ष है? ये हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, राष्ट्रीय एकता परिषद, शॉर्टकट में NIC बोलते हैं, का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रीय एकता परिषद जो है 1961 में इसका गठन किया गया था। 1901 का गठन वर्ष है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तथा इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1962 में। 1961 1962, मतलब एक वर्ष का गैप लगा था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तन किया गया है? अब राज्य का नाम किस राज्य का परिवर्तन किया गया? अब अधिकतर सभी लोग जानते हैं, ये जो कि न्यूज़ के माध्यम से भी हम जान चुके हैं। तो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सही है। जिसका नाम क्या रखा गया था? बांग्ला रखा गया है, बट अभी फुल फ्रीडम नहीं मिला है कि आप इसको बांग्ला बोलिए। अभी इसकी संसद से जब पारित किया जाएगा, इसका विधेयक पारित होगा, तभी हम इसका नाम चयन कर पाएंगे। अभी जो है इसको परिवर्तित राज्य के माध्यम से हुआ है, अभी संसद से नहीं हुआ है।
तो अगला क्वेश्चन हमारा है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? जैसे कि अपने देश में पहली प्रधानमंत्री जो हुई थी वो इंदिरा गांधी थी। अब वैसे कई देशों में प्रधानमंत्री होती हैं, महिला भी होती हैं। तो थी श्रीलंका की। तो श्रीलंका में जो थी उनका क्या नाम था? सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिक थी। अब वो श्रीलंका की किस पार्टी से थी? वो थी फ्रीडम पार्टी की नेता थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। डॉट डॉट किस अक्षांश के बीच फैला हुआ है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो ये जो फैला हुआ है ये 8 डिग्री से 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो ये ऑप्शन इसमें सही सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे कि जनसंख्या दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि हमारे निचली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 7 क्लास में 8 क्लास में। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? जैसे कि हर देश किसी न किसी देश के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब बीच में बॉर्डर पड़ जाता है, तो परंतु जो उसका सीमा होती है तो वो किसी न किसी देश से ज़रूर मिलती होगी, हर देश का। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? अब किस, इसमें 4 ऑप्शन है, किन्नौर है, चंबा है, कुल्लू है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो है ए, किन्नौर के साथ लगती है। जो किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ, जो कि एक चीनी नाम लगता है, बोलने में ही लगता है। तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से कितनी दूरी पर? लगभग 250 किलोमीटर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य। अब संघ राज्य हमारा कहने का मतलब जो है, संघ राज्य एक होता है राज्य, संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो वो हमारा कौन सा? इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब क्षेत्र अभी भी पूछा गया था, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो देश पूछा गया था। अब भारत में कौन सा राज्य बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान माना जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? सॉरी फॉर दिस। हमारा गॉडविन ऑस्टिन जो है वो धर्रा है कि शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है, भूवैज्ञानिक है। तो वो है ऑप्शन हमारा बी, शिखर। क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन जो है एक शिखर है, इसकी जो केटू के नाम से भी जाना जाता है, हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब सबसे ऊंची चोटी, अब भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अभी जैसे बताया गया था कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन, मतलब कि कौन गॉडविन ऑस्टिन जो है वो क्या है, शिखर है। तो गॉडविन ऑस्टिन ही, जिसको हम केटू के नाम से जानते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है। ये विश्व की दूसरी सबसे चोटी है। सबसे ऊंची चोटी जो है विश्व की केटू है, गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात, अब ये
किस नदी में पाया जाता है। तो ये जो हमें इसका जो स्थापना वर्ष 1902 है, इस 1902 में जो शिव समुद्रम जलप्रपात जो उत्पादन हुआ था इसका, तो ये कावेरी नदी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है, कावेरी। अगला क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ी जो कि काफ़ी फेमस है, तो वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारा डी है, हिमालय पर्वतमाला। ऑप्शन कौन सा सही इसमें? ऑप्शन डी, हिमालय पर्वतमाला में। क्योंकि इस पहाड़ियों का जो नाम था, इस पर निवास करते थे, नागा, खासी तथा गारो के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर जो निवास करते थे, ये निवासी थे एक यहाँ के, उनके नाम पर नाम रखा गया था। अगला ऑप्शन हमारे पास, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, जानते हैं। तो ये किस कारण होती है और कहाँ पर होती है? तो ये पाई जाती है भारी वर्षा वाले प्रदेश में, जहाँ पर वर्षा अधिक हो। अब जहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पाया जाएगा, ये केवल भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? अब दो नदियों के बीच, कई नदी ऐसी होती हैं, ये दोनों तरफ नदी जाती है, बीच में खेती की जाती है। जहाँ पर समतल ज़मीन नहीं होती, वहाँ पर वैसे ही खेती की जाती है। तो ये जो है दोआब, इसमें ऑप्शन जो सही है, दोआब में दोनों नदियों के बीच खेती की जाती है। और यह दो, मतलब इसका दोआब नाम जो पड़ा है, यह दो और आब, मतलब कि पानी शब्दों से जोड़ के बनता है, दो धन आब, तो हो जाएगा दोआब। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? अब प्रायद्वीपीय नदी से संबंध, तो ये इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब सबसे ऊंचा बेसिन, और बेसिन जो होता है, ये हमारा बेसिन है गोदावरी। ऑप्शन बी सही है इसमें, ऑप्शन बी गोदावरी। 41 क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी। ऑप्शन डी से इसमें। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली का मतलब कि इसका अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है। साइलेंट का मतलब शांत घाटी स्थित कहाँ है? तो है केरल में। ऑप्शन बी से इसका, केरल में, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों को बोलते हैं साइलेंट वैली। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा ये जो है नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के एक पर्यटन स्थल है, जो कि बहुत ही सुंदर है। जो इसे क्षेत्रफल के अनुसार यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत? तो 73वें संशोधन के अनुसार। ऑप्शन डी सही हमारा, 73वें संशोधन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? अब झूम कृषि ये जो है, इस प्रकार कृषि थी पहले, जो वृक्ष होते थे या जो उनके बचे कुछ एक कूड़े करकट थे, उन्हें जला दिया जाता था और साफ करके बोया जाता था। जैसा कि अब बहुत से क्षेत्रों में क्या होता है कि उसमें पानी भरकर सड़ा गलाकर खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो क्या होता है, वो लोग क्या करते थे पहले कि उसको जला देते थे। तो कहाँ अभी भी होता है? तो होता है मिजोरम में। मिजोरम में। ऑप्शन ए सही हमारा,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? कौन सा शहर सुदूर पूर्व? तो ये जो शहर था, ये हमारा शहर, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई। तो हमें जो सुदूर पूर्व होता है वो है हमारा ऑप्शन है लखनऊ, जिसे हम लखनऊ के नाम से जानते हैं। ये सुदूर पूर्व में स्थित है। तो ये लखनऊ किस कारण से हुआ? क्योंकि ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। सुदूर पूर्व जो होते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड, जो इस राज्य में शामिल हैं, जो सुदूर पूर्व में। तथा इनका जो उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर है, ये जो कहते हैं फुल सुदूर पूर्व में स्थित है, वो ऑप्शन हमारा ये लखनऊ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं है? क्या बोल रहा है? तराई क्षेत्र में नहीं है। तो तराई क्षेत्र में हम जानते हैं भारत, नेपाल एवं भूटान स्थित हिमालय के आधार में जो दक्षिण क्षेत्रों को कहते हैं, जो भारत, नेपाल एवं भूटान एवं हिमालय के आधार के दक्षिण क्षेत्र हैं, उनको हम कहते हैं हरदोई। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन डी, हरदोई में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का एक राष्ट्र पोलैंड? अब हमारा देश, जैसा कि हम जानते हैं, क्षेत्रफल की 7वां देश है, और कई ऐसे भी देश हैं जो हमारे कई राज्यों से भी छोटे हैं, तो उनको भी देश का नाम प्राप्त हुआ, भी देश माने जाते हैं। छोटा हो या बड़ा, देश ही होता है। तो हमारा कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इनका जो क्षेत्रफल होता है वो 9.37% मध्य प्रदेश का जो फुल इलाका है, और इसी क्षेत्रफल के बराबर है, लगभग में इसी क्षेत्र के बराबर पोलैंड के बराबर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न दर्रा में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? अब सतलज घाटी में कौन सा पड़ता है? तो इसमें जो सतलज घाटी में पड़ता है, ये हमारा सिपकीला, जो कि एक दर्रा है, बड़ा दर्रा है, संकीर्ण दर्रा है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश को, मतलब तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? अब मानसरोवर काफ़ी लोग कैलाश जाते हैं, तो उनको किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खरदुंगला, रोहतांग, लिपुलेख, नाथुला। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, रोहतांग को पार करके जाना पड़ता है, जो कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र है, तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके पार्ट 2 में, जस्ट पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चन जो है ये हिंदी व्याकरण, और 25 क्वेश्चन मेंटलिटी या तार्किक क्षमता का क्वेश्चन करेंगे। अब जाते वक्त आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो वीडियो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा न करके एक टाइप करते चलिएगा और बताते चलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, आपको किस सब्जेक्ट का और क्वेश्चन चाहिए, कि कौन सा क्वेश्चन आपका अभी नहीं तैयार हुआ है। तो आपको उस क्वेश्चन आप जो हमें लाइक करके या सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपके लिए उस टाइप का और क्वेश्चन बना के लाऊंगा, आपको ढूंढ के लाऊंगा, आपको बताऊंगा, जिससे आपकी भी हेल्प होगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले पार्ट में मिलते हैं, हम व्याकरण के साथ और रीजनिंग के साथ सॉल्व करके, जो कि बताया जाएगा इसमें। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन केवल बता दिया जाए, फुल सॉल्व करके बताया जाएगा। तो चलते वक्त एक टैप लाइक पे और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो